हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड मोमेंट वर्सेस आइसोलेशन मोमेंट। ओके, आपने टर्म सुना रहेगा, लेकिन आज हम पूरा डिटेल में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं कि आप जब भी जिम में जाते हैं तो आपको एक्सरसाइज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप का मशीन्स या फ्री वेट, TRX, थेराबैंड वगैरह, फंक्शनल ट्रेनिंग। ओके, तो आपको चूज करना है कि कौन सा वर्कआउट अच्छा रहेगा, किस टाइप की मशीन्स अच्छी रहेगी। ये इसी के ऊपर बेस्ड है कि कंपाउंड मूवमेंट और आइसोलेशन में क्या फ़र्क है, दोनों में से कौन सा चूज करना चाहिए। ओके, तो आइसोलेशन मूवमेंट का मतलब होता है जहां आपका बॉडी का एक जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट है किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, जहाँ पे भी आपके मसल्स काम कर रहे हैं वहाँ एक सिंगल जॉइंट काम कर रहा है। ओके, सिंगल जॉइंट के ऊपर वो मसल मूव कर रहा है। और कंपाउंड मूवमेंट का मतलब एक जॉइंट से ज़्यादा ओके काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए जब भी आप ये वाला बाइसेप्स का एक्सरसाइज कर रहे हैं, अभी देखो मेरा सिर्फ एल्बो काम कर रहा है, ये हो गया आइसोलेशन। ओके, ये आर्म्स के लिए, ये मैं ट्राइसेप कर रहा हूँ सिर्फ ये वाला, अभी इसमें मेरा ये आइसोलेशन मूवमेंट है। तो ये वाला ट्राइसेप अगर मैं कर रहा हूँ तो ये आइसोलेशन मूवमेंट हो गया। चेस्ट के अंदर अगर मैं जैसे फ्लाई कर रहा हूँ, ओके, तो ये मेरा एक जॉइंट काम कर रहा है, चेस्ट काम कर रहा है, लेकिन इसमें एक जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये आइसोलेशन मूवमेंट हो गया। ओके, पुलिंग कर रहा हूँ तो पुलिंग में मैं स्ट्रेट आर्म रो पुल डाउन, जैसे मशीन पे केबल के ऊपर ऐसा पकड़ के नीचे की तरफ पुल करते हैं, ये वाला मूवमेंट, ऐसा वाला, तो ये आइसोलेशन मूवमेंट हो गया क्योंकि इसमें सिर्फ शोल्डर का जॉइंट काम कर रहा है। तो पुलिंग में हो गया ये वाला, फिर पुशिंग में आपका ये वाला हो गया, फिर आपका आर्म्स के अंदर ये वाला हो गया, या फिर ये वाला हो गया। ओके, तो ये हो गया आइसोलेशन मूवमेंट। ओके, तो आइसोलेशन और कंपाउंड में से आपको पहले कंपाउंड मूवमेंट को चूज करना है। ओके, कंपाउंड मूवमेंट के अपने फ़ायदे हैं क्योंकि जब भी आप कंपाउंड मूवमेंट करते हैं तो उसमें आपके मसल्स के अलावा जितने भी जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, सारे कनेक्टिव टिश्यू हैं उन पे जो है ना वो वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इक्वली। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे वेट बीयरिंग जॉइंट्स होते हैं। ओके, एग्जाम्पल के लिए आपका एंकल जॉइंट, घुटना, हिप। तो जब भी आप ओवरहेड, समझो एक एग्जाम्पल के लिए ओवरहेड प्रेस कर रहे हैं, ओके, तो ये कंपाउंड मूवमेंट है, इसमें आपका एल्बो काम कर रहा है, आपका शोल्डर काम कर रहा है। ओके, कंपाउंड मूवमेंट हो गया, एक से दो जॉइंट, मतलब एक से ज़्यादा जॉइंट काम कर रहा है। तो अभी अगर मैं वेट को लेके ऐसे ये कर रहा हूँ तो मेरा पूरा बॉडी पे वो वेट आ रहा है। ओके, लेकिन ये वेट जो है ना, मेरा वेट बीयरिंग जॉइंट जो है ना उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, तो मेरे को इतना ये लग नहीं रहा है। लेकिन जब भी आपका एक जॉइंट काम करता है, तो एक जॉइंट काम करता है तभी भी मसल काम करता है और मल्टी जॉइंट में भी काम करता है। लेकिन इसमें क्या होएगा, आइसोलेशन मूवमेंट में आपका जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो मसल और बोन को कनेक्ट कराता है, ओके, लिगामेंट और टेंडन, उनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस आता है। और सबसे ज़्यादा सेंसिटिव आपके पूरे इसमें बोन से लेके जितना भी स्केलेटल सिस्टम है उसमें आपका जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। ओके, उसके अंदर पेन रिसेप्टर भी होता है, सारे रिसेप्टर होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। इसीलिए आपको हमेशा ऐसा वर्कआउट करना है जिसमें कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रेंथ का कैपेसिटी के हिसाब से आप वेट चूज कर रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल के लिए आप जैसे लेग एक्सटेंशन करते हैं, तो अभी लेग एक्सटेंशन आइसोलेशन मूवमेंट है, एक जॉइंट काम कर रहा है। पर आपने देखा रहेगा जब भी आप हेवी वेट के साथ में लेग एक्सटेंशन करते हैं, ये वाला एक्सरसाइज, यहाँ से वो यहाँ पे पेट रहता है और ऐसा पकड़ के उठाते हैं ऊपर दोनों साथ में ऐसा, तो क्या होता है, एक जॉइंट काम कर रहा। लेकिन आप सोचिए आपका जो अपर थाइज है, क्वाड्रिसेप, इसके चार बड़े बड़े मसल्स हैं, चारों मसल जाके एक पतले से कनेक्टिव टिश्यू पे यहाँ कनेक्ट है, और ये आपका पटेला के ऊपर, पटेला बोन, ये यहाँ से इसको ऐसा लिफ्ट कर रहा है। ओके, तो आप सोचिए ये मसल्स के अंदर इतना स्ट्रेंथ है कि ये जितना चाहे वेट उठा सकते हैं, लेकिन आपका कनेक्टिव टिश्यू इतना स्ट्रांग नहीं है इनके कंपेरिजन में। ओके, तो कभी कभी ऐसा इंसिडेंट होता है जिम में कि किसी का ये पटेला ही उखड़ गया पूरा, क्योंकि उन्होंने इतना अनलिमिटेड वेट डाला उस पर कि ये पूरा उखड़ गया। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि आपकी कनेक्टिव टिश्यू की कैपेसिटी के हिसाब से आपको वेट ट्रेनिंग करना है कि आप इतना लिफ्ट कर पाएँ कि आपका कनेक्टिव टिश्यू में पेन ना हो। और हर एक लेवल पे जब भी डेंजरस होता है कुछ भी चीज़ हमारी बॉडी के लिए, तो हर एक लेवल पे अपने को अंदर से एक इंडिकेशन मिलता है।
आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग जितना उसको अवेयर करते हैं, हर एक लेवल पे ऐसा नेचर ने प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बनाया कि हर एक लेवल पे आपको एक इंडिकेशन मिलेगा कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन हम जितना उसको अवॉइड करते जाएंगे फिर नेक्स्ट लेवल पे एक और इंडिकेशन आएगा, और एंड में जाके अगर हम लोग बिल्कुल भी उसको इग्नोर करते जा रहे हैं तब भी जाके वो इंजरी होता है। तो जब भी आपको लगता है ऐसा कि आपके कनेक्टिव टिश्यू में हल्का सा पेन फील हो रहा, पिंचिंग पेन है, कुछ भी ऐसा अनकंफर्टेबल, तो आपको रुक जाना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा हेवी वेट कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं और बाजू वाले चिल्ला रहे हैं, सब एकदम मोटिवेट कर रहे हैं, हम जोश जोश में एकदम ईगो लिफ्टिंग में उठा रहे हैं, लेकिन हमको मालूम है कि कहाँ ज़्यादा पेन हो रहा है, कनेक्टिव टिश्यू में एकदम ऐसा अनकंफर्टेबल पिंचिंग पेन होता है, तो उस लेवल पे आपको नहीं जाना है। और ये ऐसा इसलिए होता है कि जब आप ज़्यादातर आइसोलेशन मूवमेंट चूज करते हैं तो उसमें बोन में जॉइंट में फ्रिक्शन भी होएगा, क्योंकि फ्रिक्शन इसलिए होएगा कि मसल्स की कैपेसिटी के हिसाब से हमने वेट उठाया है, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू बहुत सेंसिटिव है, बल्कि सॉफ्ट है बहुत ही, तो क्या होएगा, सारा लोड किस पर है, इस पे। इसलिए जो ज़्यादातर ये वाला ट्राइसेप या बाइसेप मारते हैं लोग हेवी वेट के साथ में, ये आइसोलेशन मूवमेंट तो देखना उनके एल्बो में बहुत पेन होता है। ओके, तो इसका रीज़न ये है कि आपका ट्राइसेप बड़ा मसल है लेकिन कनेक्टिव टिश्यू पतला एकदम, तो इस पर लोड आ रहा। और कंपाउंड मूवमेंट में क्या होता है कि मसल्स तो सारे मिलके काम करते हैं, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। समझो ये अगर मैं कोई भी ऐसा, फॉर एग्जांपल मैं स्क्वाट कर रहा हूँ, तो स्क्वाट में मेरा कितने सारे जॉइंट काम कर रहा है, एंकल, आपका ये वाला घुटने का जॉइंट, हिप का जॉइंट, तो इसमें क्या हो रहा, इतने सारे कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा सारा वेट, तो अभी किसी एक पर्टिकुलर जॉइंट पे लोड नहीं आएगा। तो जो कंपाउंड मूवमेंट रहता है उसका एक तो ये फायदा कि आपके कनेक्टिव टिश्यू शेप रहते हैं, दूसरा ये कि ये फंक्शनल है। हमारी डेली लाइफ में हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, ज़्यादातर एक्टिविटीज़ में जो मिमिक्री होता है वो आपका कंपाउंड मूवमेंट। आप कोई भी चीज़ देखिए, आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, खींच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, झुक रहे हैं, नीचे जाके कुछ उठा रहे हैं, सारी एक्टिविटी में आपका कंपाउंड मूवमेंट होता है। तो फंक्शनल ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी दिन भर जो काम करते हैं, आपका जो लाइफस्टाइल का जो रूटीन है डेली बेसिस पे, वो सेम मिमिक्री उस एक्सरसाइज से हो रहा है, तो इसका मतलब वो ट्रेनिंग जो है फंक्शनल ट्रेनिंग है। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जितनी भी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं वो कंपाउंड मूवमेंट में हो जिम के अंदर। ओके, तो ये अपना कंपाउंड मूवमेंट के फ़ायदे हैं। जब भी आप कंपाउंड मूवमेंट करते हैं और उसमें आप ज़्यादा हेवी लिफ्ट कर सकते हैं, आपके जॉइंट्स कनेक्टिव टिश्यू शेप रहते हैं। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि आपने देखा रहेगा कार के अंदर जैक आता है, जो टायर पंचर हो जाता है तो हम लोग कैसा यूज करके टायर उठाते हैं, तो उसमें दो टाइप के जैक्स होते हैं। एक जैक होता है सिर्फ ऐसा वी शेप का, ओके, उसके ऊपर समझो ये कार पे ऊपर की तरफ टिकाया है, यहाँ से ये आएगा, यहाँ पे एक जॉइंट है, फिर यहाँ से आएगा और नीचे कनेक्टेड है, फिर जब और ये ऐसे ऐसे मिला हुआ रहता है। ओके, फिर जैसे आप जैक चढ़ाते हैं ये धीरे धीरे ऊपर होता जाएगा, ऊपर होता जाएगा, ऐसा हो जाएगा और टायर ऊपर उठ जाएगा। इसका मतलब क्या, ये यहाँ से यहाँ कनेक्ट है, ये फ्लोर है जमीन का, फिर यहाँ से यहाँ जाके यहाँ कनेक्ट है, यहाँ टच हो रहा कार के उस पे नीचे, ओके, और ये यहाँ टच हो रहा, तो बीच में कितना, एक ही जॉइंट है। तो आप देखिए अगर बहुत ज़्यादा हैवी व्हीकल है और ऐसा वाला अगर आपने जैक यूज किया तो कोलैप्स होने के ज़्यादा चांसेज हैं। क्यों? क्योंकि वो जैक इतना हेवी सपोर्टिव नहीं है, क्योंकि वहाँ एक ही जॉइंट है, वो जॉइंट कभी भी कोलैप्स हो सकता है। और एक दूसरा जैक आता है जिग जैक, ओके, जिसमें देखो ऐसा 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 वो पूरा फोल्डेड रहता है, लेकिन जैसे आप उस जैक को ओपन करते हैं उसमें इतने सारे जॉइंट होते हैं, तो वो वाला जो जैक रहता है वो ज़्यादा हेवी लिफ्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें इतने सारे जॉइंट्स हैं, इतने सारे कनेक्टेड जॉइंट है, तो उससे क्या होएगा, वो शेप रहता है, ज़्यादा हेवी लिफ्ट कर सकता। तो सेम हमारी बॉडी का भी मैकेनिज्म एक जैक के जैसा ही, कि समझो अगर मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो इसमें मेरा एक ही जॉइंट है तो इस पे लोड आ रहा है, लेकिन मैं अगर पूरा बैठ रहा हूँ, मेरी पूरी बॉडी को ऐसा फोल्ड कर रहा हूँ जैसे वो जैक रहता है जिग जैक वाला, तो क्या हो रहा, वो ज़्यादा सेफ है। और आइसोलेशन मूवमेंट कुछ ऐसे पर्टिकुलर मूवमेंट हैं जो ग्रेविटी के कैलकुलेशन के हिसाब से बराबर टेंशन नहीं देते मसल्स पे, तो उस एक्सरसाइज के मामले में हमको चॉइस नहीं रहता, तो आपको वो मशीन पे करना ही रहता है। ओके, और ज़्यादातर कंपाउंड मूवमेंट फ्री वेट में होते हैं। ओके, तो कंपाउंड मूवमेंट आप चूज करिए और फ्री वेट के साथ। अब समझो मैं स्मिथ मशीन के साथ भी स्क्वाट कर सकता हूँ और फ्री बॉडी वेट और बारबेल के साथ भी मैं स्क्वाट कर सकता हूँ।
तो ऐसी सिचुएशन में आपको हमेशा बिना सपोर्ट वाला फ्री वेट चूज करना है, जहाँ बारबेल पकड़ के सपोर्ट, उसमें आपका कोर मसल का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। ओके, अगर मशीन के साथ करेंगे तो मशीन से आपको वो लाइन मिलेगा, वो एक पर्टिकुलर फ्रेम का एंगल है जिसमें मशीन आपको बैलेंस करके दे रहा है, तो आपको सिर्फ धक्का ही मारना है मसल्स को, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं देता। लेकिन आइसोलेशन मूवमेंट की कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको मशीन पे ही करना है, क्योंकि उसका ऑप्शन नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपका हैमस्ट्रिंग मसल, तो अभी हैमस्ट्रिंग मसल को आप कंपाउंड मूवमेंट में ट्रेन नहीं कर सकते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि जब भी आप हैमस्ट्रिंग का मसल को ट्रेन करते हैं तो ये डोमिनेंटली घुटने के जॉइंट की तरफ से ही इसको वर्कआउट किया जा सकता है। ओके, ऊपर क्यों नहीं हिप जॉइंट में? क्योंकि हिप जॉइंट में ये हमेशा असिस्ट करेगा, प्राइम मूवर नहीं रहेगा। आपका ग्लूटियल ग्रुप जो है, ये ग्लूट्स जो है, ये मेन इसका काम है टोर्सो को ऊपर उठाना, लेकिन हैमस्ट्रिंग के जो मसल्स हैं इसके नीचे लगे हुए हैं, तो वो सेकेंडरी काम करेगा, वो प्राइम मूवर नहीं, मेन मसल नहीं है, वो इसको असिस्ट करेगा। तो ऊपर वाले जॉइंट से आप हैमस्ट्रिंग को उतना ट्रेन नहीं कर सकते हैं। ओके, जैसा मैंने हैमस्ट्रिंग के एक पर्टिकुलर वीडियो में पूरा डिटेल से डिस्कस किया था कि हैमस्ट्रिंग हमेशा इसको असिस्ट करता है। ओके, तो आपको अगर हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करना है तो घुटने के जॉइंट से ही करना है, क्योंकि ये चारों मसल यहाँ कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ चारों कनेक्ट नहीं, यहाँ में से एक मसल जो है नीचे ही कनेक्टेड है, पूरा ऊपर नहीं है, छोटा है। तो जब भी आप ये वाला करते तो अभी आप देखिए, अगर यही वाला हैमस्ट्रिंग का मूवमेंट आप फ्री वेट के साथ में करेंगे तो आपको प्रॉपर टेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सर्कुलर मूवमेंट है, मतलब आपको एक रेंज तक तो खाली जाएगा, वो पैरेलल घूम रहा ग्रेविटी के, फिर जब आधे से ऊपर की रेंज आएगी तब जाके उस पर लोड आएगा, क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट घूम रहा है। तो फुल रेंज में से आधी रेंज में लोड नहीं मिलेगा अगर आप ये आइसोलेशन मूवमेंट सिंगल जॉइंट वाला अगर आप इस पे करेंगे फ्री वेट के साथ में। तो आपको क्या करना है, हैमस्ट्रिंग वाला हमेशा मशीन पे करना है। तो मशीन पे ये भले सिंगल जॉइंट है, लेकिन क्या हो रहा है, जब भी आप इसको सब पुल कर रहे हैं तो जो वेट स्टैक है, जो मशीन में वेट लगा, वो ग्रेविटी की लाइन में 90 डिग्री जा रहा है, और जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहाँ से लेके एंड तक आपको सेम टेंशन मिल रहा है। अगर यही मैं बिना मशीन के करता हूँ तो क्या हो रहा है, मैं यहाँ से खींच रहा हूँ, ओके, तो यहाँ से यहाँ तो मेरा पैरेलल घूम रहा, फिर यहाँ से एक्चुअल लोड आएगा, फिर यहाँ के बाद में यहाँ तक लोड आएगा, अब मैं और ऊपर लाता हूँ तो ये फिर ऊपर पैरेलल हो गया। तो इस पूरी रेंज में से ये बीच वाला एरिया है जहाँ पे वो थोड़ा सा उसको लोड आएगा। तो आइसोलेशन और कंपाउंड मूवमेंट में हमेशा आपको कंपाउंड मूवमेंट चूज करना है। आपके वर्कआउट प्रोग्राम में सारी एक्सरसाइज जो कंपाउंड मूवमेंट हो, स्ट्रक्चरल और बिना सपोर्ट के, अनसपोर्टेड होनी चाहिए। ओके, लेकिन कुछ एक्सरसाइज जो आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप मशीन पर करेंगे, वो आइसोलेटरी। ओके, तो ये अपना आइसोलेशन और कंपाउंड का डिफरेंस था। लेकिन कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज ऐसी जिसमें समझो आपको कोई भी इंजरी हो गया, तो जो फिजियो वाले करवाते हैं वो हमेशा ज़्यादातर आइसोलेशन में कराते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका गोल क्या रहता है कि जब भी आपको कोई इंजरी होता है तो ज़्यादातर इंजरी कनेक्टिव टिश्यू में होता है, मसल्स में इतना टेयर अप नहीं होता है, कनेक्टिव टिश्यू में होता है। और जब कनेक्टिव टिश्यू को जोड़ के हीलिंग होता है तो फिर जो वो एक्सरसाइज करवाते हैं फिजियो वाले, उनका मेन टारगेट है आपके कनेक्टिव टिश्यू को स्ट्रेंथन करना, मसल्स को इतना नहीं। ओके, तो उस टाइम पे क्या करना, उस पर्टिकुलर जॉइंट के जो कनेक्टिव टिश्यू है जहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था, एक्चुअली उनका स्ट्रेंथ है, उनका फिजियो, इसलिए वो लोग आइसोलेशन मूवमेंट यूज करते हैं। आपने देखा रहेगा एकदम लाइट इंटेंसिटी के साथ में, मशीन पे करें चाहे रबर से करें, घर पे करवाते किधर भी, तो क्या एकदम लाइट वेट, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू इतना लाइट होता है, हेवी वेट लिफ्ट नहीं कर सकता है, तो वहाँ पे वो लोग आइसोलेशन वाली एक्सरसाइज ज़्यादा प्रीफर करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको जॉइंट में प्रॉब्लम नहीं हो, हेवी लिफ्ट करें, अच्छा स्ट्रेंथ डेवलप हो और कोर मसल का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, तो आपको हमेशा कंपाउंड मूवमेंट प्रीफर करना है। ओके, ये हमेशा सेफ रहता है। आपने देखा रहेगा बहुत सारे लोग स्टेरॉइड लेके हेवी वेट लिफ्ट करते हैं, लेकिन बाद में एक उम्र के बाद में पूरा बदन पेन करता है, स्पेशली जॉइंट, क्योंकि जॉइंट का इतना अब्यूज किया है आइसोलेशन मूवमेंट के थ्रू। हेवी लिफ्ट कर रहे हैं और एक जॉइंट से तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, वो बाद में जाके रियलाइज होता है, पूरा क्रोनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स चालू हो जाता है कि इतने समझो 10 साल से आप बॉडी को अब्यूज करें सिंगल जॉइंट पे, तो बाद में जाके वो परमानेंट पेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको हमेशा ये वाले दोनों में से ये चूज करना है, कंपाउंड मूवमेंट। आइसोलेशन अवॉइड करिए, कोशिश करिए, क्योंकि उसका कुछ भी एडिशनल बेनिफिट नहीं है। तो हमने पूरा डिटेल से डिस्कस किया है, और भी कुछ कन्फ्यूजन रहेगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम उस पर और डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।